प्यारे बच्चों, आज हम एकांकी के तत्व, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि में जो तत्व होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि उपन्यास, कहानी व नाटक से एकांकी का पारिवारिक संबंध है। तत्वों की दृष्टि से नाटक, कहानी व उपन्यास की परंपरा एक ही है। एकांकी की दृष्टि से अगर हम देखें तो इन तत्वों को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 भाग हैं? नंबर 1 कथानक, पात्र, संवाद, अभिनय, देशकाल और उद्देश्य। 6 भागों में बांटा गया है। सर पहले आज हम चर्चा करेंगे कथानक की। कथानक क्या होता है? कथानक को चुनते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो जैसे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी का काम होता है या शरीर में रीढ़ की हड्डी का स्थान होता है, बिना ये रीढ़ की हड्डी के शरीर कैसा है? अधूरा, विकलांग, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वैसे ही कथानक के बिना एकांकी की कोई उपयोगिता नहीं है। समझ में आ रही ना बात? जैसे रीढ़ की हड्डी की उपयोगिता होती है शरीर के लिए, वैसे ही कथानक की उपयोगिता होती है एकांकी के लिए। एकांकी में कथानक चुनते समय बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है। कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ती है हमें? कि सबसे पहले जो कथानक होता है वो समाज को जो कुछ भी प्रस्तुत करता है वह अपनी मांग को पूरी करता है, आगे बढ़ाता है। कथानक चुनते समय इतिहास, पुराण व लोक को ध्यान में रखना चाहिए। कथानक इतिहास, पुराण, धर्म, समाज, राजनीति अथवा लोक प्रसिद्धि के आधार पर भी हो सकता है, किंतु उसका संबंध जीवन की यथार्थ स्थिति से होना चाहिए। किसका संबंध? कथानक का संबंध अगर जीवन की यथार्थ स्थिति से है तो वो आगे बढ़ सकता है। कथानक कल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए। कथानक जो है वो सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। सच्चाई की, सुख दुख की भोगी हुई बात पर आधारित होना चाहिए। समझ गए ना? जैसे एकांकी के कथानक में बूंद समुद्र का नाता है। जैसे बूंद समुद्र में गिर जाए तो वो उसमें ही समाहित हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। वैसे ही एकांकी भी एक झलक है, एक घटना है, इस प्रकार उसमें समाहित होना चाहिए। अब किसे कहते हैं और क्या बताते हैं? कथानक इतना सशक्त होना चाहिए, कथानक सुघड़ होना चाहिए, सहज होना चाहिए और प्रभाववान होना चाहिए, प्रभावी, है ना? चूँकि उसका वाचन और उसे देखते समय एक विशिष्ट आत्मिकता का अनुभव कर। जब हम किसी कथानक को देख रहे हैं तो हमारे अंदर एक आत्मीयता उत्पन्न होना चाहिए कथानक के प्रति। सुन रहे हो ना? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जैसे मनुष्य कोई पिक्चर देख रहा है या मनुष्य कोई नाटक देख रहा है, किसी कथानक को देख रहा है। मान लीजिए वो शूर्पणखा को देख रहा है, और अगर शूर्पणखा बहुत सजी धजी हीरोइन बन के आ गई, अच्छा हेमा मालिनी, तो कौन मानेगा उनको? शूर्पणखा कैसी होगी? नाक कटी हुई होगी, रोती हुई होगी, कपड़े फड़े हुए होंगे, तभी हम मान सकते हैं कि ये शूर्पणखा है। जैसे कोई रावण का कथानक कर रहा है तो रावण कैसा होगा? बड़े जोर जोर से चिल्लाता हुआ, अहंकारी, हा 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 आदि आदि। यदि वो रावण राम जैसी ड्रेस पहन ले तो कौन उसे रावण मानेगा? तो कथानक की वेशभूषा भी जी उसके अनुसार होना चाहिए। यदि कथानक को समझ रहे बात को ना? यदि कथानक को अपनी कोई प्रस्तुति देना है तो उसे प्रस्तुति करते समय 3 भागों में विभक्त किया गया है: आरंभ, संघर्ष और चरम सीमा। सबसे पहले उसकी शुरुआत कैसी हो, फिर बीच में उसकी संघर्ष कैसा हो, फिर लास्ट में उसकी चरम सीमा कैसी हो। आरंभ, कथानक का जो आरंभ है वह बड़ी सावधानी से होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि एकांकी का कैनवास माने क्षेत्र या धरती है बहुत छोटी होती है। आरंभ में कथानक में त्वरा, तेजी या गति की तीव्रता नहीं होना चाहिए।
मतलब धीरे 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 कथानक आगे बढ़ता है। उसमें उत्सुकता, जिज्ञासा, कौतूहल की दृष्टि, आरंभ का रूप एक हल्की सी धारा में होना चाहिए। जन्म से लेकर अपने प्रवाह मार्ग का निर्माण स्वयं करें। रचनाकार की ओर से इतनी शक्ति होना चाहिए कि प्रवाह के मार्ग में संघर्षों को झेल जाए, अपने चरम सीमा की ओर बढ़ जाए। अतः एकांकी रिक्त नहीं होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, है ना। उसमें खालीपन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दिखाया जा रहा है, घमासान युद्ध दिखाया जा रहा है, राम रावण का युद्ध दिखाई जा रहा है, तो जब वर्तमान में हम उस कथानक को देख रहे हैं, राम रावण का युद्ध देख रहे हैं, तो हमें क्या देखना है? होए राम कितना अच्छा है, राम देखो समाज सेवी है, राम रूप मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे मन में उन कथानकों को देख के ये भाव पैदा होने चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों कथानक को देख रहे हैं और हमें ऐसी आ रही, अच्छा मारा, अरे उसने अच्छा कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी कथानक तैयार किए जाएं वो सोच समझकर तैयार किए जाएं। और श्रोता को भी आनंद आना चाहिए और पाठक को भी आनंद आना चाहिए कथानक में। यदि श्रोता और पाठक को आनंद नहीं आता है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। अब एकांकी का दूसरा तत्व है पात्र। पात्र क्या है? पात्र का चरित्र चित्रण कैसा होना चाहिए? किसी भी नाटक, किसी भी कहानी, किसी भी फिल्म में जो पात्र होते हैं, कोई भी होते हैं उसे पात्र कहते। कोई भी अभिनय, कोई भी नाटक बिना पात्र के नहीं हो सकता। अब पात्र कैसा होना चाहिए? तो पात्र जो है, पात्र दो प्रकार के बताए हैं, एक मुख्य पात्र और एक गौण पात्र। मुख्य पात्र किसे कहा गया है? जैसे नाटक में, जैसे रामायण में मुख्य पात्र राम है, सीता है, ये कौन से पात्र हुए? मुख्य पात्र हुए। और जैसे फिल्म में, कोई हम फिल्म देखने जा रहे हैं तो उसका मुख्य पात्र एक अलग ही होता है। तो जो मुख्य रोल निभाते हैं किसी भी नाटक में, किसी भी एकांकी में, किसी भी फिल्म में, किसी भी रंगमंच में, जो मुख्य रोल निभाते हैं, जो संपूर्ण कथा को धीरे 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 आगे ले जाता है, उसे कहते हैं मुख्य पात्र। समझ गए? और दूसरा क्या होता है? गौण पात्र। गौण पात्र बीच बीच में जो पात्र आते हैं, जैसे अभी हमने बताया आपको कि रामायण में जैसे रामचंद्र जी आई, सीता जी आई, ये मुख्य पात्र हो गए। अब बीच में आपको नल नील दिखा दिए, कोई पर्वत दिखा दिया, ये दिखा दिए, तो ये सब कौन सा हो गया? गौण पात्र हो गए। उसी प्रकार से हम कोई फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं तो जो मेन हीरो है वो मुख्य पात्र हो गया। अब बीच बीच में हमें मनोरंजन करना दिखा दिया, बीच बीच में गाने सुनवा दिए, बीच बीच में नाटक की गतिशीलता को आगे बढ़ाने के लिए छुटपुट कार्यक्रम दिखा दिए, तो ये क्या होता है? गौण पात्र होता है। तो आपको पात्र की स्थिति समझ में आ गई होगी कि दो तरीके के पात्र होते हैं, एक मुख्य पात्र होता है और दूसरा गौण पात्र होता है। अब पात्र एकांकी में कैसा पात्र होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि एकांकी में कथानक की पूर्ति के हिसाब से ही पात्रों का चयन किया जाना चाहिए। पात्रों की बहुत भीड़ नहीं होना चाहिए। बात अब एकांकी की चल रही है तो इसमें बहुत अधिक पात्र नहीं होना चाहिए। प्रमुख पात्र के आसपास ही पूरक पात्र होना चाहिए। पात्रों की संख्या अधिक हो जाने पर रसोई का सत्यानाश कर देते हैं। जैसे रसोई में बहुत सारे पात्र हो जाए तो फिर वो रसोई नहीं बनेगी, रसोई का क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। उसी प्रकार से एकांकी में यदि बहुत सारे पात्र हो जाएंगे तो फिर सामने वाला जो श्रोता है, जो देखने वाला है, उसको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ न जाएगी। तो उसी पात्र का चुनाव करते समय कथानक के महत्व को और उसकी स्थिति की अनुरूपता का ध्यान रखना चाहिए, है ना। प्राचीन परंपरा के अनुसार पात्र, विशेषकर प्रमुख पात्र, इतिहास, पुराण व लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। प्राचीन परंपरा के अनुसार नायक जो है वो धीरोदत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित भी होना चाहिए। गायिका
स्वैकिया परकिया गणिका होने चाहिए, किंतु आजकल ये परंपरा टूट गई है। आज एकांकी का नायक एक राजा भी हो सकता है और एक रंग भी देखने में आता है आज के समय में। पहले ऐसा नहीं होता था। पर जीवन की विविधता और विषमता के चित्रण के लिए किस प्रकार के पुरुष की और स्त्री की आवश्यकता है, इस समयानुकूल पुरुष व स्त्री पात्रों द्वारा एकांकी के भाव और संसार की सृष्टि करनी चाहिए। इन पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा घटना या क्षण को भाव से स्थूल पर लगाना चाहिए। समय एकरूपता एकांकी में विचित्र नहीं होना चाहिए, किंतु धरना या क्षण के अपने अस्तित्व का चित्रण करने में अवश्य हो सकता है। प्रभाव उत्पन्न करने तथा एकांकी को चार्थ व्यापार चित्रित करने का सही लक्ष्य होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि पात्र कैसा होना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट पर आगे चलेंगे, जिसे कहते हैं, तीसरा पॉइंट था संवाद। संवाद किसे कहते हैं? संवाद क्या है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो ये आपस में क्या है? संवाद ही तो है। आपस में दो लोगों का बात करना, ये क्या कहलाता है? संवाद। वैसे ही नाटक में पात्र में आपस में संवाद होता है। संवाद का मतलब आपस में बातचीत होना। आप कथा, संवाद कथा के वाहक होते हैं। संवाद जो कथा है, जो कहानी है, उसको गति देते हैं, उसको प्रवाह देते हैं। पात्र की स्थिति यह तय करते हैं कि संघर्ष को, घुटन को या कचा को स्पष्ट करते हैं। पात्रों के व्यक्तित्व परिवर्तित करते हैं। संवाद भाषा को सरलता, संक्षिप्तता और पात्रानुकूल प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति, विषय तथा पात्र के प्रति रुचि उत्पन्न होने की शक्ति होनी चाहिए। समझे नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो संवाद हो रहा है वो एक बिल्कुल सरल होना चाहिए, भाषा सरल होना चाहिए, जिसमें जो आम पब्लिक सामने बैठी उसको समझ में आए। दूसरा, संवाद संक्षिप्त होना चाहिए। यदि बहुत बड़ा संवाद हो गया तो फिर पब्लिक क्या होगी? आगे जो समाज बैठी है वो बोर होने लगेगी, वो आपके संवाद को सुनेगी नहीं। तो संबंध संक्षिप्त होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा संवाद जो है वो पात्रानुकूल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो पात्र जैसा है, जो नटखट वाला पात्र है वो नटखट का रोल करेगा, जो नटखट का पात्र नहीं है वो नटखट का रोल नहीं करेगा। जो जैसा पात्र है, जो हंसी का पात्र है वो हास्य विनोद करेगा, जो रोने वाला पात्र है वो रोने वाला पात्र करेगा। जो जैसा पात्र है उस पात्र की अनुकूलता होना चाहिए। समझ में आ गई? तो संवाद जो होता है वो सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, पात्रानुकूल होना चाहिए और विषय और पात्र के प्रति रुचि उत्पन्न करने की शक्ति भी होना चाहिए। क्या आपने विषय उठाया है, कौन से पात्र उठाए हैं, तो सामने वाले को उसमें रुचि उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है। संवादों से होकर पेश कर लिया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो संवाद हुआ है, जो हमारे सामने पेश हो रहा है, जैसे जो संवाद की जो भाषा है वो पात्र अनुकूल हो गई तो वो शैली से मिलती जुलती होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो संवाद चल रहा है, नाटक चल रहा है, मान लीजिए वो संस्कृत भाषा में खेला जा रहा है नाटक और फिर लोग उसको इंग्लिश बोलने लगेंगे तो हम पब्लिक को तो समझ में नहीं आ जाएगा। मान लीजिए हिंदी का नाटक चल रहा है और लोग संस्कृत में बोलने लगे तो भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग बोर होने लगेंगे। तो संवाद में भाषा शैली का प्रमुख ध्यान रखा जाएगा। उसी प्रकार समय का भी ध्यान रखा जाएगा। रंगमंच और उपन्यास इतिहास की विविध प्रवृत्तियों के अनुकूल हो। मतलब इनने कहा है जो रंगमंच है या जो उपन्यास है वो इतिहास की विविध प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए। और उसके साथ क्या कहा, संवादों के स्वागत भाषण कम से कम हो। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा प्रोग्राम आदि होते हैं तो उसमें स्वागत भाषण बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, फिर प्रोग्राम की कोई महत्ता नहीं होती है। तो उन्होंने कहा जितने भी उसमें प्रोग्राम में जो स्टार्टिंग की भूमिका होती है, जो स्वागत भाषण होते हैं, वो सब कम होना चाहिए। वैसे इन्होंने कहा कि संवाद जितने छोटे होंगे उतना ही प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। भाषा और संवादों से
एकांकी में हास्य और विनोद की दृष्टि से हास्य और विनोद की सृष्टि का प्रावधान भी होना चाहिए। मतलब जो एकांकी खेला जा रहा है वो हास्य भी होना चाहिए और विनोद प्रिय भी होना चाहिए। जब तक यदि मान लो कोई नाटक चल रहा है, कथानक चल रहा है, एकांकी चल रही, उसमें रोने ही रोने का सीन आ रहा है तो भी हम बोर हो जाएंगे। यदि उसमें हंसने ही हंसने का सीन आ रहा है तो भी हम बोर हो जा रहे हैं। और जहाँ तक हो नाटक का कार्य अंधेरे घर में करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रोशनी में यदि नाटक होता है तो फिर वो लोगों को मज़ा नहीं आता है। नाटक जो होता है वो एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ एक सीमित मतलब बैठने की लोगों को तो जगह बहुत हो, लेकिन वहाँ बार बार प्रकाश हो अंधेरा हो, प्रकाश हो अंधेरा हो, ये चलता रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अभिनय। अभिनय किसके अनुसार होना चाहिए? एकांकीय नाटक के अनुसार होना चाहिए। अभिनय तथा रंग संकेत। एकांकी भी अभिनय का एक प्रमुख पात्र है, प्रमुख तत्व है। कथानक को रंगमंच पर जीवित कर देना और उसे साकार कर देना, उसके अभिप्रेत तत्व को या उद्देश्य को चित्रित कर देना, उसे कहा जाता है अभिनय। मतलब जैसे अभिनय की क्या होती है? एक साज सज्जा होती है। जैसे मान लीजिए रामचंद्र जी जो पहन के आए हैं साज सज्जा, तो उनके हाथ में धनुष बाण अच्छा लगेगा, है ना। उनके हाथ पैर में जो पहने हैं खड़ाऊ जो पहने हैं वो अच्छी लगेगी। लेकिन अगर रावण धनुष लेके आ जाए तो हमने जबकि ना राम को देखा है ना रावण को देखा है, लेकिन हमने पढ़ा है उनके बारे में। तो जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो जब अभिनय को देखते हैं तो हम निश्चित रूप से ये पता कर लेते हैं कि अगर कोई धनुष बाण में है तो निश्चित रूप से राम ही होगा, और अगर कोई चीख पुकार रहा है तो निश्चित रूप में तीर कमान के साथ आया है तो वो रावण ही होगा। यदि किसी के माथे पर मोर पंख है तो वो कृष्ण ही होगा। तो ये इसकी वेशभूषा को देखकर हम पता लगा लेते। एक्चुअल में हमने नहीं देखा कि आपने देखा नहीं देखा होगा ना कि कैसे थे श्री कृष्ण जी, कैसे रामचंद्र जी थे, कैसे। अब हम देखें कि महाराणा प्रताप कैसे थे, तो हमने महाराणा प्रताप को भी नहीं देखा, लेकिन महाराणा प्रताप की जो वेशभूषा है उसको देखकर हम पता कर देते, एक बार में कह देते हैं कि ये महाराणा प्रताप होंगे, ये नेहरू जी होंगे, आदि आदि। तो एकांकी में अभिनय पात्र की परीक्षा है। अभिनय जितना वास्तविक, सहज, स्वाभाविक होगा, एकांकी उतना सरल होगा, उतना ही सफल होगा। समझ गए? नहीं समझे? मतलब कहने का मतलब अभिनय जो है जितना वास्तविक होगा, जितना सहज होगा, वो अपनी बात को जितना सहज रूप से कह रहा होगा। एक तो वो पढ़ के कह रहा होगा, फिर पढ़ेगा, फिर याद करेगा, फिर बोलेगा तो बीच बीच में भूल जाएगा, तो फिर सामने वाले को मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा एकांकी जितना वास्तविक होगा, जितना सहज होगा, जितना स्वाभाविक होगा, एकांकी उतना ही सफल होगा। पाठक पर वो अपना प्रभाव डाल सकेगा और व्यक्ति तथा समाज की संगतियों व विसंगतियों को उतना ही यथार्थ रूप में प्रकट कर सकेगा। प्राचीन नाटककारों ने अभिनय को 4 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1 है आंगिक, नंबर 2 है वाचिका, नंबर 3 है आहार्य, नंबर 4 है सात्विक। किंतु आज का नाटककार जो है वो इन तत्वों से बंधा नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। वह समय, समस्या तथा पात्रानुकूल वेशभूषा, पात्र की आयु आदि का निर्देश करता है। वह रंग संकेतों द्वारा पात्रों के अभिनय मंच की प्रस्तुति तथा कथा के भाव पक्ष को उभाकर सजाकर अपने पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है देश काल और वातावरण। कथा वस्तु का नाटक जो लिखा गया है, जो भी कथा वस्तु में सीन लिया गया है, वो देश काल और वातावरण के अनुसार होना चाहिए। नाटक की प्रस्तुति में देश व काल का विशेष ध्यान रखना होगा। रचनाकार
देश व काल के आधार पर ही समाज तथा व्यक्ति की समस्याओं को, उनके संघर्षों को, द्वंद्वों को, घुटन को तथा युगीन वातावरण को चित्रित करता है। देश और काल का अंतर निश्चय ही एकांकी की देह को विकृत कर देगा और उसकी आत्मा का हनन हो जाएगा। आत्मा का हनन मतलब जैसे मान लो वो देश और काल के अनुसार नहीं चलेगा तो उसकी आत्मा का हनन होगा। अब देश काल और वातावरण क्या कहा गया, क्या क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर चल रहा है। जैसे हम सीता की अग्नि परीक्षा दिखा रहे हैं तो फिर वहाँ हमें देख भी लेना चाहिए इस समय और परिस्थिति क्या चल रही है। मान लो हम रानी लक्ष्मीबाई नाटक दिखाने लगे और रानी लक्ष्मीबाई में पहले से उस गांव में ग्रामीण इलाका है, पहले से ही युद्ध चल रहा है और हमने रानी लक्ष्मीबाई नाटक दिखा दिया तो लोग भड़क जाएंगे। भड़केंगे कि नहीं भड़केंगे? तो हमें उस समय देश काल और वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, लास्ट पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य नाटक के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक रचना का एक ना एक उद्देश्य होता है, एक ना एक लक्ष्य होता है। बिना उद्देश्य के या बिना लक्ष्य के रचना जो लिखी गई है वो केवल भटकाना है, सिर्फ आपको लक्ष्य विहीन रास्ते पर ले जाना है। अर्थात कहा गया है कि जो भी एकांकी की रचना हुई है, जो भी आपको एकांकी दिखाया जा रहा है, जो भी आपको नाटक दिखाया जा रहा है, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें कोई हास्य विनोद वाला नाटक दिखाया जा रहा है और पीछे से फिर उसने रोने रोने की आवाज़ लगाई तो फिर उद्देश्य विहीन हो गया ना। अगर मान लीजिए मुझे कोई कॉमेडियन नाटक दिखाया जा रहा है और उसमें भी लोग रोते रहें तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एकांकी की जो रचना है वो उद्देश्य सहित होना चाहिए। इतिहास के पृष्ठों पर से लेकर किसी भी घटना द्वारा मानव के लोग, कोई सामाजिक विसंगति, कोई व्यक्तिगत समस्या, जीवन के प्रति किसी अभाव का चित्रण ही एकांकी के उद्देश्य हो सकते हैं। मतलब कोई सामाजिक विसंगति पे से नाटक दिखाया जा रहा है, कोई व्यक्तिगत समस्या पे नाटक दिखाया जा रहा है, कोई जीवन के प्रति अभाव का कोई चित्रण दिखाया जा रहा है ना। तो ये सब उनके उद्देश्य हैं। उद्देश्य की पूर्ति का अर्थ क्या है? एकांकी का समापन और पाठक की तृप्ति, है ना। उद्देश्य की पूर्ति का अर्थ क्या हुआ? एकांकी का जो नाटक है उसका समापन, और जो एकांकी का समापन और पाठक की तृप्ति, मतलब पाठक ने देखा है और वो तृप्त हो गया, उसको आनंद आया और वो कह रहा है मज़ा आ गया आज के नाटक को देख के, बहुत कुछ सीखा हमने, तो उसको तृप्ति मिलनी चाहिए। तो उद्देश्य की पूर्ति के समय रचनाकार को बड़ी सावधानी से कार्य करना चाहिए, उसे कोरा उपदेश नहीं देना चाहिए। अच्छा, उपदेश देते समय पहले शिक्षक को, पहले रचनाकार को, पहले नाटककार को वो उद्देश्य अपने जीवन में ढालना होगा। जब तक उसके अपने जीवन में नहीं होगा तब तक वो सामने वाले को उपदेश नहीं दे सकता है। यदि उद्देश्य की पूर्ति के समय यदि पात्र उपदेश देने लगेगा तो उसका प्रभाव पाठक पर अच्छा नहीं पड़ेगा। उद्देश्य पूर्ति तो कुछ इस भांति होना चाहिए, जैसे कोई धूप का मारा यात्री किसी छाया में शीतलता का अनुभव करता है। समझ रहे? जैसे कोई धूप से आ रहा है ना, बहुत गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, और कहीं एक पेड़ दिख गया तो वो छाया में खड़ा हो गया। अब वो क्या अनुभव कर रहा है? उस छाया में शीतलता का अनुभव कर रहा है, अब उसको संतुष्टि मिल रही है। यदि मान लो वो धूप से आया है और किसी खजूर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया है, खड़ा तो पेड़ के नीचे है परंतु उसको शीतलता नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो सहज नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जो उद्देश्य है वह सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। जब तक उद्देश्य सहज और स्वाभाविक नहीं होगा
तब तक उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।